ओके स्टूडेंट्स, आइए अब हम सीख लेते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन को, कि प्रोनाउन के रूल्स कैसे होते हैं, और यही एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपके एग्ज़ाम्स में रूल्स ऑफ प्रोनाउंस ही मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूल नंबर 9 को हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑफ प्रेपोजिशन। जब किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, तो इसको हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखा जाता है। एग्जाम्पल के देखेंगे, दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू यू एंड मी। तो यू एंड मी यहाँ पे आई नहीं कह सकते, हालांकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही तरह से होता है, लेकिन आप मी से समझ सकते हैं कि इसको आई नहीं कह सकते हैं। वहाँ पे केस दूसरा था। रूल नंबर 8 जो था उसमें यह था कि वहाँ पे वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट था, इसलिए हम उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रख रहे थे, नॉमिनेटिव केस में रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही होगा वो, यानी वर्ब या प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होगा वो प्रोनाउन। नेक्स्ट रूल है द केस ऑफ अ प्रोनाउन फॉलोइंग दैन। अब यहाँ पे दैन को फॉलो कर, दैन के बाद आने वाला या फिर एस के बाद आने वाला, ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो कैसे होगा। ये मेंटली सप्लाइंग होगा, यानी आप उसको समझ करके तभी कह सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा या नॉमिनेटिव केस होगा। देखेंगे, आई एम बेटर देन ही। तो आई एम बेटर देन ही, इस केस में आप देखेंगे हिम नहीं होगा, यानी दो में कंपैरिजन है, मैं और वो, तो दोनों के अच्छे होने की बात है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आई एम बेटर देन ही, नॉट हिम। आई टीच यू मोर देन ही। अब यहाँ पे इसको आप देखेंगे, आई टीच यू मोर देन ही टीच यू, ही टीचेस यू। अब यहाँ पे दो पढ़ाने वाले, सब्जेक्ट कौन है? आई सब्जेक्ट है, फिर अगला ही सब्जेक्ट है, यानी दो लोग पढ़ा रहे हैं। आई टीच यू मोर देन ही। अब इसी केस में अगर देखें, मैं दो लोगों को पढ़ाता हूं, यू एंड हिम, दो लोग पढ़ते हैं मुझसे, यू एंड हिम, तो यहाँ दो लोग पढ़ते हैं, तो जिनको मैं पढ़ाता हूं वो ऑब्जेक्ट हुए। लेकिन अगर यू को दो लोग पढ़ाते हैं, ही एंड आई, अब इस केस में यहाँ पे ही होना चाहिए, तो ये ही सही है, लेकिन यहीं पे हिम भी हो सकता है। देखिए, आई टीच यू मोर देन हिम। अब यहां पे मैं ही दो को पढ़ाता हूं और मैं सब्जेक्ट होऊंगा, बाकी दोनों ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट हैं, तो दोनों सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होंगे। तो इस तरह से आई और ही ये नॉमिनेटिव केस में हैं, क्योंकि यू को ये दोनों पढ़ाते हैं। ये दो सब्जेक्ट हैं, आई एंड ही, ये दो सब्जेक्ट हैं, यानी ये दो को ये किनको पढ़ाते हैं? दोनों यू को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई अकेले सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट दो हैं, एक तो यू ऑब्जेक्ट है और दूसरा हिम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम जब देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, इसको हम समझने के बाद ही कह सकते हैं। आई लव यू एज मच एज शी। अब यहाँ पे शी क्यों है, हर क्यों नहीं है? क्योंकि आई और शी दो लोग लव करते हैं यू को। आई लव यू एज मच, इतना अधिक जितना कि शी। तो अब इस केस में आई और शी ये दोनों सब्जेक्ट हुए और यू ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसलिए ये सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस में आएगा। फिर आई लव यू एज मच एज हर, तो यहां पर क्या है? यहां पे आई लव करता है दो को, यहां पे यू और हर ये दो हैं, तो दो लोगों में जो दोनों हैं वो दोनों ऑब्जेक्ट हुए। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव केस में ये आएंगे, यानी जो सब्जेक्ट का काम करेगा, जो एक्शन करेगा,
अगर उसको हम देखेंगे देन के बाद आता है तो वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर उस पे एक्शन दूसरे का है, वो ऑब्जेक्ट है, तो उसका ऑब्जेक्ट का फॉर्म रहना चाहिए। बस इतना समझने की बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात या रॉकेट साइंस नहीं है जो ना समझ में आए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रूल नंबर 11 में, अवॉइड यूज ऑफ द सेम, जो पर्सनल प्रोनाउन का सब्स्टिट्यूट की तरह से हम बहुत बार देखा है लोगों को कि ये द सेम यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, इफ यू हैव रेड द बुक प्लीज रिटर्न द सेम टू मी। अब यहाँ पे रिटर्न द सेम ये प्रोनाउन की तरह से इसको यूज कर दिया गया है, जो कि एकदम गलत है। यहाँ पे देखेंगे, इफ यू हैव रेड द बुक, अगर आपने उस किताब को पढ़ ली है तो उन्हें हमें आप वापस दे दीजिए। तो यहाँ पे ये बुक्स और इसका ये प्रोनाउन है, यहाँ पे ये प्रोनाउन इसका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि द सेम कोई प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन क्या है? इन बुक्स का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन होता है दे, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो इस तरह से ये गलती नहीं करना है कि आप द सेम को यूज कर दें एज अ प्रोनाउन, ये गलत होगा। नेक्स्ट है इट, जो है वो आमतौर से एंटिसिपेट करता है और प्रोसीड करता है सेंटेंस में या फ्रेज में जिसको वो रेफर करता है, जिसके लिए ये आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, दिस एविडेंट फ्रॉम हिज स्टेटमेंट दैट ही इज अ थीफ। उसके बाद से पता चलता है कि वो चोर है। अब यहाँ पे इट आप देखेंगे, इट इज एंटिसिपेटिंग एंड प्रीसीडिंग द आइडिया दैट ही इज अ थीफ। तो यहाँ पे ये आइडिया, ये विचार आता है कि इसने ये चोर, एंटिसिपेट किया जाता है कि ये चोर है और चोरी इसने किया है। तो इट्स एविडेंट, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ जो है दिस तो एक्चुअल में इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है। तो इसलिए इसको तो वैसे भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोनाउन की तरह से यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे इट को यूज़ करना ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउन इट ही आना चाहिए, ना कि दिस यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू टू हेल्प हिम। अब फिर वही दिस का यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पे सही नहीं है, तो दिस गलत होगा, होना चाहिए इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू टू हेल्प मी। यहाँ पे रूल नंबर 13 में देखेंगे, जब हम अब यहाँ पे वर्ड दिस को देखेंगे, ये जनरली उस सेंटेंस में आता है या उस विचार के लिए आता है जिसको ये रेफर करता है, और इट की जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए हम दिस को यूज़ कर सकते हैं। देखें, इट की जगह पे, शी डिडंट टेक द एग्जामिनेशन सीरियसली एंड दिस, अब यहाँ पे इट नहीं, दिस वॉज द कॉज ऑफ हर फेलियर एंड दिस वॉज द। अब यहाँ पे इट को यूज करते हैं इन जनरल, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस यहाँ पे इसको दिस को यूज किया गया है। तो ये भी एक ऐसी बात है जिसको आप याद रखेंगे, ताकि कभी इस तरह का सेंटेंस आए तो आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट, दिस इज सर्टेन दैट आई शैल नेवर गिव हिम माई बुक। तो यहाँ पे इट की जगह पे दिस को यूज़ किया गया है। इट इज़ सर्टेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसको फोर्सफुल बनाने के लिए, एम्फेटिक बनाने के लिए इसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल है कि अ प्रोनाउन इज नॉट ओमिटेड व्हेन इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन को हम नहीं मिटा सकते हैं जब ये एक नाउन की जगह लेता है, इन प्लेस ऑफ नाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आना होता है इन जनरल। तो आप देखेंगे इसको, विल यू टेक लंच, क्या आप लंच करेंगे? थैंक्स, आई हैव टेकन। अब आप इसको देख रहे होंगे
विल यू टेक लंच, थैंक्स, आई हैव टेकन। तो अब इस केस में आई हैव टेकन के बाद मैंने ले लिया है, लेकिन क्या लिया है ये पता नहीं, मैंने खा लिया है, क्या खाया ये नहीं पता है, क्योंकि बात हुई थी लंच की। जब लंच की बात हुई थी तो अब इसको लास्ट में यहाँ आना चाहिए था, थैंक्स आई हैव टेकन इट, ना कि आई हैव टेकन। सिर्फ इतना कह के रुक जाएंगे, इसका मतलब प्रोनाउन उसके लिए नहीं ले आते हैं। जब प्रोनाउन नहीं आएगा तो फिर वो गलत मान लिया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में हम ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आई हैव टेकन के बाद इसको प्रोनाउन को ले आना मस्ट होता है। और भी सेंटेंस देख लेंगे। व्हाई डोंट यू पे द ट्यूशन फी, तुम ट्यूशन फी क्यों नहीं देते हो? आई हैव ऑलरेडी पेड, मैंने तो पहले ही दे दिया है इसके आंसर में, ये डायलॉग के फॉर्म में है, मैंने पहले ही ट्यूशन फी जमा कर दिया है। तो अब मैंने पहले जमा कर दिया, क्या जमा किया ये नहीं पता है। व्हाई डोंट यू पे ट्यूशन फी, आई हैव ऑलरेडी पेड इट। अब यहाँ ट्यूशन फीस को मैंने पहले जमा कर दिया। अगर यूं कह देते हैव पेड, आई हैव ऑलरेडी पेड, इसका मतलब क्या पे किया है, वो उसका मेंशन होना मस्ट है। अगर वो मेंशन नहीं करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 15 में आप देखेंगे तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अकेले हम नहीं यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह से। बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ दिस एंड दैट, तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेड बाय अ नाउन, नाउन आना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग रिफ्लेक्सिव अकेले को यूज़ करके काम चला। ही एंड हर सेल्फ वर प्रेजेंट, ही एंड हर सेल्फ, तो यहाँ पे हर सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको यहाँ पे यूज़ करना इस तरह से गलत है। ही एंड शी, क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव का क्या काम है, सब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखना ये गलत होता है। इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में ही ले आना पड़ेगा, तब ये जाके सही होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे माई सेल्फ कॉट हिम कमिटिंग थेफ्ट, मैंने स्वयं उसको चोरी करते हुए पकड़ा है। तो अब यहाँ देखेंगे ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो आई होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये सही होगा, आई कॉट हिम कमिटिंग थेफ्ट। नेक्स्ट है बोथ हरसेल्फ एंड जॉर्ज। अब हरसेल्फ ये सब्जेक्ट की बजाय रिफ्लेक्सिव यूज हो रहा है, ये गलत है, यहाँ पे शी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे अवेल है, एब्सेंट है, एक्विट है, एंजॉय, बी टेक, प्राइड, ड्रिंक, आवर, ओवर स्लीप, ओवर रीच, रिजाइन, अप्लाई, एग्जर्ट, एवेंज, रिवेंज, बदला लेना, दोनों के लिए, दोनों का मतलब होता है। तो ये रिफ्लेक्सिवली यूज किए जाएं और इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फिर हम छोड़ नहीं सकते हैं। अक्सर ये चीज़ देखा गया है, आमतौर से इसको यूज़ करते हुए लोग गलती करते हैं, इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन जनरल ज़रूर रखा जाता है। आई एन्जॉयड मच इन दिस एजुकेशनल टूर। अब यहाँ पे एजुकेशनल टूर में हमने बहुत एंजॉय किया है, तो एन्जॉयड के बाद माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का आना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे ही अवेल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ ही का रिफ्लेक्सिव आना ज़रूरी है, इसलिए ही का ही अवेल्ड हिमसेल्फ, ये वही वर्ब है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। फिर द बॉय इज एब्सेंटेड, अब एब्सेंटेड है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, द बॉयज का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना आने से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ध्यान रखेंगे, वर्ब्स को याद रखेंगे, तब आपको ये आसान होगा यूज़ करने में। और क्वेश्चन जब गलती इस तरह से एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वो पकड़ में आ जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट है, कहते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे आप देखेंगे कीप, ब्रेक, सेट, बेथ, मूव, open, spread, turn, draw, rest, roll, burst, gather, hide, feed, qualify, form, steal, stop, lengthen, make। अब जब ये आ जाएं तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम नहीं लगाते, और नहीं लगाते हैं क्योंकि इसको इनट्रांजिटिव हम मानते हैं। ऐसे वर्ब्स को ट्रांजिटिव नहीं मानते क्योंकि ये मीनिंग अपनी ट्रांसफ़र आगे नहीं करते हैं। अगर इन वर्ब्स के साथ में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ही टर्न्ड, ही टर्न्ड, ही टर्न्ड हिमसेल्फ नहीं होगा, ही टर्न्ड
के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले आना गलत है। आप इसको इस तरह से देखेंगे, ये सही नहीं है। द डे विल ब्रेक इट सेल्फ, द डे विल ब्रेक इट सेल्फ। तो यहाँ पे ब्रेक के साथ में, यानी ये ब्रेक क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इस तरह से हम इसको रिफ्लेक्सिव के बिना यूज़ करेंगे, तो ब्रेक अकेले काफ़ी है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो होता है, तो इसमें हु या विच के से ज़्यादा प्रेफर यानी ज़्यादा पसंद किया जाता है कुछ खास केस में। कुछ खास कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे हु और विच ना लगा करके हम दैट लगाते हैं। ये कंडीशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, जब सुपरलेटिव डिग्री हो। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसमें हम दैट को यूज़ करेंगे, हु विच को नहीं यूज़ करेंगे। अब देखिए, दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू, ये सबसे अच्छा है जो वो कुछ कर सकता था। तो यहाँ पे विच या हु के बजाय दैट को यूज़ किया जाना सही लगता है। तो यहाँ पे दैट लगेगा, चाहे वो विच की ज़रूरत हो या हु की ज़रूरत हो, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, उसको देखते हुए दैट लगाएंगे। फिर उसके बाद ऑल, एनी, वन ऑफ, नन, नथिंग, ओनली, अगर ये आ जाए तब भी हमें दैट को लगाना होता है, विच या हु नहीं लगाते हैं। अब देखें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सारे जो चीज़ चमकदार हो वो सोना नहीं होती है। मैन इज द ओनली, ओनली लग गया, ये मैन अकेला प्राणी है दैट हैज़ फाइन आइडियाज़, जिसके पास फाइन आइडियाज़ होते हैं, ये ऐसा इकलौता प्राणी है, इसीलिए इसको सुपर क्रेचर कहा जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे और क्या कंडीशंस हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु और व्हाट को हम जब ये आ जाएं, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी दैट को यूज़ करते हैं। यानी कि व्हाट हु के बाद व्हाट हु इंट्रोगेटिव की तरह से आ जाएं, उसके बाद अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़े तो इस केस में हमें दैट को यूज़ करना पड़ता है हु और विच की जगह पे। ओके, आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन और दूसरा कोई चीज़ या एनिमल को बताए। दो एंटीसीडेंट आ जाएं, दो एंटीसीडेंट के केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन वो दैट आएगा। अब उसमें कोई पर्सन होता है और दूसरा कोई एनिमल या कोई दूसरी चीज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, द मैन एंड हिज हॉर्स। अब ये एक तो ये पर्सन है, दूसरा ये एनिमल है, तो इन दोनों के लिए हु नहीं बल्कि दैट को यूज़ करेंगे। दैट केम टू मी वर अरेस्टेड, मेरे पास जो आए वो आदमी और उसका घोड़ा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे दैट इसका सही रिलेटिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट आएंगे, आफ्टर सेम और सच, हम रिलेटिव प्रोनाउन एज या दैट को यूज़ करते हैं, ना कि हु और विच को। अब देखेंगे, आफ्टर सेम या सच जब आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, एज या दैट आता है, ना कि हु या विच। इनको हम हु विच को नहीं यूज करेंगे ऐसे केस में। देखेंगे, योर हाउस वॉज सच एज, तो सच लगा दिया, तो इसके बाद एज को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया। दिस इज द सेम डॉग, अब देखेंगे यहाँ पर डॉग है सेम के साथ में, तो दिस इज द सेम डॉग, तो यहाँ पे दैट लगना चाहिए। फिर देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस यूजुअली ओमिटेड, रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटा देते हैं जब ऑब्जेक्टिव केस में ये हो। जैसे आई शैल रिटर्न द बुक्स, आई शैल रिटर्न द बुक्स आई हैव रेड। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ बुक्स का रिलेटिव प्रोनाउन दैट आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, विच आना चाहिए था, विच नहीं आया, तो यहाँ पे विच को ओमिट किया गया है, विच को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। आई शैल रिटर्न द बुक्स, तो यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब के बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। ओके, द मैन आई मेट एट स्कूल, द मैन आई मेट, जब मैं मिला तो मिलने वाला मैं हूं, यानी सब्जेक्ट मैं हुआ, वो आदमी जिससे मिलने की बात है वो ऑब्जेक्ट हुआ। द मैन आई मेट एट स्कूल वॉज सेलिंग पॉपकॉर्न, तो यहाँ पे द मैन हुम आई मेट, तो हुम को यहाँ पे हटा दिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है,
यानी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था, तो इसलिए अब उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन एग्री करना चाहिए अपने एंटीसीडेंट से पर्सन और नंबर में। जिस पर्सन और नंबर का उसका रिलेटिव प्रोनाउन हो उसी का एंटीसीडेंट भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, उन प्लेयर्स में से वो एक है हु हैव वॉन द वर्ल्ड कप। तब यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लेयर्स हैं और ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से ही ये है और उसी का वर्ब है। यहाँ पे अगर हम देखें ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से ये मेल नहीं करेगा, सब्जेक्ट एक्चुअल में ही है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो अपने एंटीसीडेंट से कंसर्न करते हुए यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले रहा है, इसलिए ये सही है। फिर इट इज़ आई हु एम इंटरेस्टेड इन द गेम, तो ये आई जो है ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। फिर वर्ब आप देख सकते हैं कि एम लगा हुआ है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट, अब ये बुक के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ओनली लग जाता है तो ऐसे केस में भी आप देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्थ रीडिंग। तो एंटीसीडेंट यहाँ पे वन ऑफ द books, that is one of the books, that is one of the books that is worth reading। ये वो इकलौती किताब है जो पढ़ने लायक है किताबों में से। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट के हिसाब से ही आएगा। अगला रूल नंबर 22 है, एक रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो एंटीसीडेंट के जितना हो सके उतना क्लोज रखा जाना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब ये एंटीसीडेंट के जितना पॉसिबल हो उतना पास में रखना चाहिए। आप इस सेंटेंस को देख के समझ सकते हैं, ही हैज़ रेड शेक्सपियर्स प्लेज हु वाज सेकंड टू नन। ही हैज़ रेड शेक्सपियर्स प्लेज, अब उसने शेक्सपियर के नाटक पढ़े हैं जो, अब नाटक जो नहीं हो सकता है बल्कि आप जानते हैं कि प्लेस ये एक थिंग है, ये कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उसके लिए हु यानी कि ये हु शेक्सपियर के लिए आ रहा है। अब इसका मतलब बदल जाएगा, ये बीच में आ जा रहा है तो इसको यहाँ नहीं रखना पड़ेगा। अब देखें दूसरा, जब इसको करेक्ट किया है मैंने तो ये इस तरह से है, शेक्सपियर हु, ही हैज़ रेड प्लेज ऑफ शेक्सपियर, हु इज सेकंड टू नन, शेक्सपियर सेकंड टू नन है, जिसके प्लेज उसने पढ़े हुए हैं। यहाँ पे फिर देखेंगे अगला सेंटेंस है, इट इज़ द कंपनी नॉट द मैनेजर विच। अब आप देखें ये मैनेजर विच के पास आ रहा है जो सही नहीं है, विच होना चाहिए, कंपनी के लिए आ रहा है तो उसके पास होना चाहिए। इट इज़ द कंपनी विच आई डिफेम्ड, मैंने बदनाम किया, नॉट द मैनेजर, मैंने कंपनी को बदनाम किया, मैनेजर को बदनाम नहीं किया है। फिर अगला रूल है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है अगर वो फ्रेज में है, जैसे कि एक वर्ड से ज़्यादा है, इन विच मस्ट नॉट बी ओमिटेड आफ्टर सच नाउन्स एज, इसको हम हटा नहीं सकते ऐसे नाउन के साथ में जो मैनर का हो या किसी वे को बता रहा हो। एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मैनर ही ट्रीटेड हिज गेस्ट, ये सही मैनर नहीं है जिस तरह से अपने मेहमानों को उसने ट्रीट किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें ये इन विच को नहीं लगाया गया है, मैनर के बाद इन विच आना चाहिए था जो उसने नहीं लगाया, इसलिए ये सही नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मैनर इन विच, ये मैनर इसका एंटीसीडेंट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आना मस्ट है। नेक्स्ट है, द वे यू पास्ड द एग्जामिनेशन इज वेरी शेमफुल, द वे इन विच होना चाहिए, द वे यू पास्ड एग्जामिनेशन अकेले में काम नहीं चलेगा, इसमें इसका रिलेटिव प्रोनाउन ओमिट नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसको रखेंगे, द वे इन विच यू पास द एग्जामिनेशन इज वेरी शेमफुल। नेक्स्ट है, ईच अदर जो होता है ये दो लोगों के लिए आता है, और वन अनदर जो होता है ये दो से ज़्यादा अगर लोग हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं।
देखें, when we two buy some edible thing, जब हम दोनों में से कोई भी खाने की चीज़ खरीदता है तो हम एक दूसरे को ऑफर करते हैं। तो दोनों में से हर कोई, दोनों में से हर एक की यहाँ बात हो रही है। We two buy some edible things, we offer each other, हम ऑफर करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे दो के लिए ईच अदर आएगा, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं तो अब देखें वन अनदर आता है। जैसे क्लास की बात होती है, वी शुड रेस्पेक्ट वन अनदर इन द क्लास, कक्षा में हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो दो से ज़्यादा हैं तो यहाँ ईच अदर लगाएंगे, गलत है। वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर कह देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा है इसलिए वन अनदर को यूज़ करेंगे। अब देखेंगे ईदर शुड बी यूज, ईदर का इस्तेमाल होना चाहिए जब हम दो को रेफ़र करते हैं, जबकि एनीवन को दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं। ईदर में से दो हैं, दो में से हर एक, दो में से हर एक के लिए ईदर है, और जब दो से ज़्यादा हैं तो एनीवन, कई हैं दो से ज़्यादा हैं तो हर एक के लिए एनीवन। तो आप इसको देखेंगे, ईदर साइड ऑफ द रोड इज़ क्लीन, रोड के हर एक किनारा रोड का साफ है, हर एक किनारा रोड का साफ है। तो इधर का मतलब हर एक, और यहाँ पे एनी वन ऑफ दी 6 सर्वेंट, 6 नौकरों में से हर एक नौकर, कोई भी मतलब 6 हैं उनमें से कोई भी एक हो सकता है मार्केट जाने के लिए। गो टू मार्केट, क्या 6 नौकरों में से कोई एक मार्केट जाएगा? इस तरह से दो से ज़्यादा के लिए एनी वन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगला रूल है जिसमें व्हाट को, आप देखिए व्हाट क्या होता है, व्हाट कोई चीज़ को बताता है और इसको बिना एंटीसीडेंट के हम रखते हैं। जैसे इसका मतलब होता है दैट विच, व्हाट का मतलब क्या होता है? दैट विच, इसका मतलब है कि दैट उसका एंटीसीडेंट और विच उसका प्रोनाउन, तो ये दोनों का काम करता है व्हाट। तो इसलिए व्हाट को जब हम यूज़ करेंगे तो बिना एंटीसीडेंट के यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, विच कैन नॉट बी, यहाँ पे एंटीसीडेंट है नहीं, विच को कैसे यूज़ कर सकते हैं? ऐसा प्रोनाउन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ को इलाज नहीं, जिस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं, इलाज इसका नहीं कर सकते हैं, उसको झेलना पड़ता है, ज़रूर झेलना चाहिए। तो यहाँ पे विच की जगह पे व्हाट को यूज़ करेंगे। दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी कि इसका रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका एंटीसीडेंट भी साथ में होना चाहिए। इसका काम व्हाट अकेले सही से कर पाता है, तो इस केस में व्हाट को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगला देखेंगे, एनीथिंग के साथ में व्हाट लगा दिया, ये एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट के साथ में व्हाट का क्या काम है? एंटीसीडेंट है तो व्हाट नहीं आएगा, अब यहाँ पे विच आएगा या दैट आएगा। तो इसलिए यू शुड डू एनीथिंग, एनीथिंग के साथ में एनीथिंग, ओनली, ऑल, ये सब दैट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में आते हैं। तो ये दैट एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन है, एनीथिंग एंटीसीडेंट है। तो एनीथिंग दैट ही लाइक्स, यू शुड डू एनीथिंग, तो आप कोई भी वो काम करो जो उसे पसंद है। अगला देखते हैं, ये है पॉजेसिव केस हु का। ये आमतौर से यूज़ किया जाता है किसी पर्सन या कभी कभी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे हेवनली बॉडीज़ होती हैं, इस तरह की जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। जबकि विच जो होता है ये एनिमल्स या थिंग्स के लिए आता है, वस्तुओं के लिए आता है। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। दिस इज़ द चेयर हुज लेग, हुज लेग यहाँ पे एकदम गलत है, क्योंकि ये वो जो चेयर है, चेयर क्या है? ये थिंग है, और थिंग के लिए विच आता है, तो इसलिए होना चाहिए दिस इज द चेयर द लेग ऑफ विच। द लेग ऑफ हुज नहीं हो सकता, या हुज लेग नहीं होगा, द लेग ऑफ विच। तो इसलिए हमें इसको ऑर्डर सही करके और ऑफ के साथ में विच का यूज़ करेंगे, हुज का नहीं करेंगे। आप इसको ध्यान रखेंगे, थिंग्स के लिए हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इस चीज़ को आप बताएगा कि जब कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है, तो आप देखें यहाँ पे जैसे सन है ना, तो सन क्या है? वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है।
तो द सन के साथ में हम हुज को यूज़ कर सकते हैं। द सन हुज रेज, सूरज जिसकी किरणें जीवन देती हैं धरती को, ये एनर्जी का सोर्स है। फिर उसके बाद देखें मैन, ये पर्सन है, पर्सन के लिए भी हुज का यूज़ होता है, यानी कि पॉजिटिव केस हु का आता है। शी नोज द मैन, वो उस आदमी को जानती है हुज बैग इज लॉस्ट, जिसका बैग खो गया है। ओके, हियर द लास्ट रूल ऑफ प्रोनाउन, रूल नंबर 28, इसको ध्यान से देखेंगे। रेपिटिशन ऑफ अ नाउन, नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं किसी प्रेपोजिशन के पहले। अब इसको ध्यान से यूज़ करना है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ यूज़ करना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे इसको किस तरह से लोग अक्सर इस तरह से यूज़ कर लेते हैं जिसकी मीनिंग एकदम बदल जाती है। एग्जाम्पल है, माई काउ इज़ बेटर दैन साहिल, मेरी गाय साहिल से अच्छी है। अब बताओ मेरी गाय और साहिल, अब यहाँ पे अगर काउ की जगह पे डॉग लिख दिया जाए, माई डॉग इज़ बेटर दैन साहिल, तो ये कैसा लगेगा? किसी इंसान और कुत्ते में कंपैरिजन, लोग तो लड़ जाएंगे, यहाँ पे लोग झगड़ा कर लेंगे, मार पिटैया हो जाएगी, लात घूसा चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप सोचेंगे माई काउ का कंपैरिजन दूसरी किसी गाय से ही होना चाहिए, इज़ बेटर दैन दैट ऑफ। तो अब काऊ को हम ये नहीं कहेंगे माई काऊ इज बेटर देन साहिल्स काऊ, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगा लेंगे, दैट ऑफ साहिल, दैट ऑफ साहिल, माई काऊ इज बेटर देन दैट ऑफ साहिल। तो अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है काऊ की जगह पे, यानी काऊ जैसे नाउन को रिपीट ना करने के लिए यहाँ पे इसको लगाना ज़रूरी है। आमतौर से लोग रिपीट नहीं करते, बट वहाँ पे प्रोनाउन भी नहीं लगाते, तो ऐसे केस में ये गलत हो जाता है। आप इसको देख करके समझ लेंगे। दूसरा है सेंटेंस, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन ए काउ ऑफ अफ्रीकन एंड इंग्लिश ब्रीड। सिमिलैरिटी बिटवीन, किसमें सिमिलैरिटी है? अ काउ ऑफ अफ्रीकन। अब यहाँ पे जो नाउन है इसको रिपीट नहीं किया गया, रिपीट करने से बचा गया है, लेकिन प्रोनाउन भी यूज़ नहीं किया गया। अ काउ ऑफ अफ्रीकन एंड अ काउ ऑफ इंग्लिश ब्रीड होना चाहिए था, तो नाउन को रिपीट तो नहीं किया, लेकिन ऐसी जगह पे प्रोनाउन जहाँ ज़रूरी था उसको नहीं यूज़ किया गया है। अफ्रीकन ब्रीड के बजाय क्या होना चाहिए, अफ्रीकन इंग्लिश ब्रीड के पहले आप एंड वन ऑफ इंग्लिश ब्रीड यहाँ पे लगाएंगे, ये करेक्ट लिखा हुआ है। देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन अ काउ ऑफ अफ्रीकन एंड वन ऑफ इंग्लिश ब्रीड, ये वन ऑफ जो है प्रोनाउन हो जाएगा, अंग्रेजी नस्ल की। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन के रूल्स कितना इंपॉर्टेंट है, और इनको सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आप ज़रूर इसमें से पाएंगे ही पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, आपने जो क्लास किया, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस भी आपको मिलती रहें जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी, और आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जामिनेशन फॉर श्योर।